आप तमाम साथियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 12 की अंतराल पुस्तक चल रही है अपने, दूसरा पाठ आरोहण चल रहा है और उसका आज तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज आपने नहीं देखे, पहला और दूसरा पार्ट, तो पहले वो देखिएगा इस पाठ का, फिर तीसरे पार्ट पर आइएगा ताकि आपकी ये जो कहानी है कनेक्ट रहे आपके से। लाइक शेयर कर दें आप। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने ये दादा त्रिलोक सिंह और रूप सिंह, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है उनकी वहाँ की भाषा के अंदर। फिर आगे क्या, आगे यहाँ पर देखिए इस संवाद से जोड़ता हूँ वापस। तब तो ये भी मजाक छे, तू ने आप मजाक करी छू साहब। तो तब तो ये भी मजाक छे जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। यहाँ पर रूप सिंह है जो दादा त्रिलोक सिंह को है जो पहचान लेता है। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात है जो नहीं कर पा रहा था कि इतनी आत्मीयता से है जो कौन मिल रहा है हमसे। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन? रूप सिंह से पूछता है कोई दूसरा आदमी कि इतने दिन, इतने सालों तक, इतने समय तक आप थे कहाँ पर? तो आगे यहाँ पर अब जवाब दे रहा है रूप वगैरह कि पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज है? त्रिलोक ने जानना चाहा, त्रिलोक दादा ने जानना चाहा कि ये क्या भला है, ये क्या होता है? कि पहाड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण यानी कि पहाड़ पर चढ़ने वाला काम धाम से संबंधित है ये। के वास्ता मतलब किस लिए कि पहाड़ पर क्यों चढ़ना? गड़बड़ा गया रूप उनकी जिरह पर। जो रूप सिंह था उसका मत है जो सनक गया कि ये क्या बातचीत हो रही है, क्या जिरह हो रही है, ये क्या बहस हो रही है। जिरह पर बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, सरकार इसी के लिए 4,000 तनख्वाह देती है। मैं कि सरकार हमें 4,000 तनख्वाह देती है पर्वतारोहण के लिए। तो तनख्वाह यहाँ पर पूछी जा सकती है कि पर्वतारोहण के लिए इनको कितनी तनख्वाह? 4,000। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। लिया सुन लिया एक कई बात। त्रिलोक बुढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि ये रूप सिंह छे, कि रूप सिंह छे। चलो मान लिया, ठीक है तू रूप सिंह है, लेकिन फिर बोलूँ छे कि सरकार या को सिर्फ म्याल चढ़ने को वास्ते 4,000 तनख्वाह देवे छू। ये क्या बात हुई? अब दादा को है जो त्रिलोक दादा को ये बात है जो हजम नहीं हो रही। बेटे को पहली बात तो चलो त्रिलोक है, चलो ये रूप सिंह है तू मान लिया ठीक है, पर तेरे को याकू मतलब इनको तुम लोगों को केवल पहाड़ पर चढ़ने की 4,000 सरकार दे। अब बात जमी को नहीं भाई, ये क्या बात हुई? मतलब ये क्या बात हुई? कैसी अहमक है यक सरकार भी, कि सरकार भी बावरी हो गई लगती है, पागल हो गई लगती है। शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया गया रूप सिंह है जो खिसिया गया शेखर के समक्ष। अब किसी दोस्त के समक्ष पहली बार किसी को गांव में लाया हो और स्टैंडर्ड दिखाना चाह रहा हो और उसके समक्ष ऐसी बात हो जाए तो फिर वो खिसिया गया रूप सिंह। आप कभी नीचे गए न के वास्ता नीचे, तभी उससे बुरा सा मुंह बनाया, उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर अभी आज्ञा दो, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। 11 11 हाँ हाँ घर 11 तो ऊपर उड़ी के चली गई छू बेटा। वो उधर त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर है जो टांगना चाह रहे थे कि घर तो उधर चला गया, उड़ गया। अपनी नजर मगर बादलों के गाढ़े लिहाब के मतलब घने बादलों के बीच चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। उसको शिनाख्त यानी पहचान पाना ओझल था। और बाबा और माँ कि घर तो ठीक है, पर और बाबा और माँ वो भी ऊपर, वो और भी ऊपर। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की तरफ है जो उठी। त्रिलोक दादा कह रहा है ऊपर ऊपर गए। अब बहुत साल पहले की वो तो एकाएक जैसे सफेद हो गया रंगीन स्क्रीन, जो रंगीन चमकता हुआ चेहरा था एकाएक सफेद हो गया, यानी शांति सी उदासी सी छाने लगी। उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति से है जो हाथ रखा, यानी परलोक सिधार गए वो भी उनके साथ में, इसलिए ये उदास हो गया। कुछ देर बाद रूप भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है न? भूप हैं? रुको बुलाते हैं। अरे भूप! बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उससे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आह्वान कर रहा है। कितने लोग हैं वहां? शेखर ने पूछा। अब शेखर पूछता है कितने लोग हैं वहां पर? एक औरत ने बताया, अरे वो है उसकी घरवाली है, एक लड़का है, लेकिन वो तो आगे के शब्द जो रोक लिए थे उसने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वो लीवा आया ना घोड़े पर, आपको किसी लड़के ने बताया। कोई लड़का बता रहा कि वो लेकर आया था ना लड़का, वही तो।
आगे देखिए, वो रूप ने मुड़कर देखा, महीप वहां नहीं था। महीप कौन? वो घोड़े वाला लड़का। महीप है जो वहां पर नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्ष छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया, मतलब गायब हो गया। तो शेखर ने कंधे उचका, स्ट्रेंज भूप तो यह किसी बात से ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस म्याल यानी पहाड़ पर। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार ये काम वास्ते तुझे 4,000 तनख्वाह देती है कि चढ़ जा इस पहाड़ पर। अभी तो तू कह रहा था कि सरकार पहाड़ पर चढ़ने के ये क्या नहीं, इस काम के चढ़ने के 4,000 भी देती है। वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों के सहारे चढ़ते हैं। यहाँ तो साथ लाए नहीं। ओ त्रिलोक यहाँ के झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आई। इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू चढ़ पियावे म्याल पर, म्याल यानी पहाड़ पर। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुंह है जो फेर लिए। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई। पहली नज़र में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पाँव किसी डिबके की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में, सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर ज़मीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक। अब धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म, उसका जो जादू था, अभी भी बरकरार था। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया, सख्त लंबोतरा चेहरा, उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें, मतलब बिल्कुल एक टकराने वाली स्थित प्रज्ञ आंखें, मध्यम मध्यम जलती हुई बहों पर कटे का निशान वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हो आयो भूप दादा। दादा, रूप जा चुका रूप जा चुका भूप के कदमों पर, मैं रूप हूँ तुम्हारा भगेड़ा भाई। पर भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ तक देखा। फिर देखते देखते नज़रों की बर्फ पिघलने लगी। कब आया? अभी अभी, अकेले। अब ये दोनों भाइयों का है जो मिलन हो रहा है। आगे संवाद चलता, नहीं ये मेरे साथ है कपूर साहब जो मुझे लिवा लिवा गए थे। उनके लड़के शेखर साहब आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरे में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। भूप दादा को नमस्कार करते हैं शेखर साहब, लेकिन भूप दादा कोई उत्तर है जो नहीं देते हैं। वहाँ त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे। भोला यानी अनुज, चल ग्यार, ग्यार यानी घर, चल कहकर उन्होंने दोनों के बेग कंधे पर डाल ली और बिना उनकी सहमति का यानी सम्मति का इंतजार किए बिना इधर उधर नजर डाले वापस है जो मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया ये माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। रूप ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुहल करने से मना कि चुपचाप रह तू। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा हुआ गांव किसी आदम गांव का सा लग रहा था। खड्ड झाड़ झंझाड़, बगल में बहती सुपिन का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ रहे थे बादल के टुकड़े आ जा रहे थे जिनसे आग मिचोली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल है जो तैर रहे हैं या वे, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल तैर रहे हों। अब आगे जैसे जैसे वो चलते चलते बने तो चढ़ाई तो शुरू हो गई थी, और प्राय खड़ी चढ़ाई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, पेड़ों को पकड़ के, पत्थरों को पकड़ पकड़ के चढ़ते रहे वे। फिर रुके, क्या हुआ? आगे नहीं चढ़ पा रहा है। भूप ने ऊपर से पूछा भूप ने ऊपर से पूछा, बस इतना पर पहाड़ीपन बचा रे गई है ना? फिर से नीचे उसके पास आए कि पहाड़ीपन कहाँ गया। फिर से नीचे उसके पास आते हैं। उन्होंने गले गले के मफलर की मजबूती परखी, फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भूला ले पकड़ इसको, मतलब बायड़ा पकड़ ले इसको। फिर है जो उन्होंने शेखर की ओर देखा जो और भी नीचे खड़े हाँप रहा था ऊपर चढ़ने के चक्कर में। पहले इसे चढ़ा ले, फिर आपको। शेखर ने जो
हाँ विपरीत, ठीक है। अब भूप दादा है जो आगे आगे चढ़ रहे थे, उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप, और पीछे 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 बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच 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 में रुककर हिदायत भी देते जाते थे, देख ए थई मजबूती से पकड़ के राखी कि, अब ये तो मजबूती से बिल्कुल पकड़ के साथ में रखना स्ट्रोंगली, इनने हवा की गिर गेल सोपनी माँ, देख इसे मजबूती से पकड़े रख, ऐसा न हो कि जा गिरे कहीं सोपिन में, कहीं खड्डे में, इधर उधर घाटी में जा गिरे। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, बनमानुस थे या रोबोट थे, मतलब जिस प्रकार सांप चिपक के चलता है, छिपकली दीवार में चिपकी रहती है, तो इसे लग रहा था कि भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, बनमानुस थे या रोबोट थे। वह जिस धैर्य के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की है जो चीज थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती, कुछ अकेले होते तो भी बात अलग होती, लेकिन यहाँ तो वह तो खुद के साथ साथ उसे भी है जो खींच रहे थे मफलर के साथ साथ में। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे, घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। कितना टाइम लगा? घंटा भर लगा भूप दादा को ऊपर पहुंचने में। आगे देखिए, उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी, शायद उन लोगों के आने की है जो सूचना। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। मतलब इतने प्रवीण थे वो भूप दादा पर्वतारोहण में, और ये पूरे इक्विपमेंट के साथ में, पूरे औजारों के साथ में भी इतने पारंगत नहीं थे। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, ये देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक है जो पहुंचा होगा, आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे गुफानुमा आश्रम है जो दिखा, और साथ ही उसी के बगल में 2 छानी यानी छप्पर का झोंपड़ा भी है जो दिखा। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी गोरी जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे जो बढ़ गया वो। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था जो खेतों से गुजरते हुए सुपिन में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं है जो है। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को ताड़ लिया और बोले, रूप तेरी भाभी है ये। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में भिजे पटरों पर ये जो लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा। यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस की, ये बहुत ही एक तरीके से रेयर, अमूल्य, अतुलनीय एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अनोखा ही। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभीश्री का लड़का है। और वो अब देखिए पता चल रहा है महीप क्या, घोड़े वाला लड़का किसका, भाभीश्री का लड़का है। बताया तो यही गया मैं तो नीचे मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है मामला। नींद की झील में डूब गया। रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुत जोरों की बारिश है बाहर कि यहीं खा लो, यहीं पड़े रहो। बाहर वर्षा है जो कहर ढा रही थी। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी, धीरे धीरे छंटी थी। कुछ धुंध नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियां सीप घोंगे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप, शेखर ने एकांत में पूछा। शेखर है जो एकांत में पूछता है कि भाई से भूप दादा से मिलकर, भाई से मिलकर कैसा लगा। भाई बस थोड़ी सी ही धुंध छटी है अभी तो। कहते हैं लियोनार्डो विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा है यहाँ, मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है, मोनालिसा नहीं साक्षात शिव, मगर उस
तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहे, मतलब उनके हृदय तक जाने के लिए। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे आग के गिर्द भुनी हुई मक्के की बाल और चाय भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। वे नमक मिर्च के साथ जो चबाते जा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है? मतलब वो कसक थी उसकी, इतने वर्षों बाद आज यही बात पूछने के लिए आया तू? मुझे और शर्मिंदा न करे भाई। तो सुन ले भूला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी, सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इतनी सच्चाई तो वो ही जाने जिस पर सचमुच पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी रे। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ न उठा सका, दसक गया और अपने 30 नाली खेत मकान माँ बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया, छानी पर था इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने। लाचार ऐसा तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई, खेत भी खींच कर निकाल लेते माँ बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बड़ी पीड़ा हुई साहब, तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा न मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ही तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धसा हुए थे, रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी। मैं खिसियाई आंखों से सीमांग को देखा करता, मौत की तरह फैला हुआ म्याल यानी पहाड़। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में जो दबा लिया। कभी कभी आप भी करते होंगे, आंखों में जो चाय की भाप होती है उसको लगाते होंगे, थोड़ी सी राहत महसूस होती है उस गर्माहट से। पता नहीं किस आत्म उष्मा की तलाश थी उन्हें, वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। मुझे बचपन में बाबा की सुनाई कहानी याद है। वे रूप की ओर मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही जो चटक हो गई थी। तो बचपन की कहानी की बात करते हुए कहते हैं कि वो एक नन्ही चिड़िया वाली, जिसे गिद्ध ने कहा था मैं तुझे खा जाऊंगा, नहीं खैर मैं याद दिलाता हूँ। गिद्ध के ऐसा कहने पर चिड़िया जो डर गई, पूछा क्यों? गिद्ध बोला इसलिए कि तुम मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो गिद्ध उसके बचकानेपन पर हंसा। तो नहीं खाऊंगा फिर तो दोनों में जो ठन गया मुकाबला। गिद्ध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। लंबे लंबे डेने फहराए और उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज न छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी तो क्यों न मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में, लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा, लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, मौत की पीठ पर यह जो जा बैठी थी। जो कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगा भूप। भूप दादा उसे कहानी की बात कर रहा था, तो कहानी खत्म कर सामने के मंजर को देखने लगा भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कस खींचे, फिर बोले तो भूला तो भाईड़ा। इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की स्पीड पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया। धीरे धीरे मलबा हटाता माफ करें, मलबा हटाता रहा यहाँ का, और थोड़ी बहुत खेती शुरू करी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? शैला। रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हाँ, अभी तक मुझे याद है। इस बार भूप के चौकन्ने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध सा होता सा लगा, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ़ जमी न रही, सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए सीमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहाँ हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सुपिन में जा गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने जब रातों को बर्फ जमने लगी थी, दिन को पिघलने लगी थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी कि इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़ कर लाने में सफल हो ही गए आखिर। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा ये सब? शेखर ने पूछा। शेखर बोलता है भूपदादा से कि जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा ये सब।
अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं न, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं, 24 घंटे आग जलती रहती है। बर्फ़ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ? मेरा मतलब शैला भाभी। वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का न था, फिर उसने बच्चा भी होने वाला था तो हम ले आए दूसरी औरत। ए तेरी दूसरी भाभी। शैला के एक छोटा हुआ महीप शैला के एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन हयाई से कूद गई सुपिण माँ। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देख कर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देख कर भी नहीं देखा। लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। कौन? महीप। चाहे भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग ये न काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी न, दिख तो नहीं रही। धुंध काफी है जो कुछ छट चुकी थी। अब धीरे धीरे संवाद है जो उनका आगे बढ़ने लगा था। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। माही गांव का नाम। रात की बारिश से भीगी स्लेटी मिट्टी सुबह की आलोक छाया से चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिसके नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की राह चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर भी और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। एक तरीके से वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप शेखर उसके उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, तेरी पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महिब भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वो यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका ये रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त। रूप ने धीरे से कहा, ऊंचाइयां तनहा भी तो करती है। शेखर ने कहा, ऊंचाइयां तनहा भी तो करती है। किसका कथन है? शेखर का कथन, ध्यान में रखना। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप दादा अपने। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? हम, आपको क्या लगता है? दोनों ही हंस पड़े भूप दादा। शायद पहली बार बोले। हम कहाँ के पहाड़ हुए भूला भाईडे, मतलब भाई, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा रूप का गला भर आया। बहुत दुख झेले अपने आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हें अपने साथ लिवाल जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलना, अब सारे पंगे खत्म हो जाएंगे। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, कितनी जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। न हाँ कहा न ना कहा। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भोला कैसे रहता है, कि आपका भाई कैसे रहता है। चलिए मेरे साथ। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए भी। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौक या चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीद और नन्ही चिड़िया वाला। जहाँ जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहाँ बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाकई। ओह, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। भूप को जैसे उनकी सुधी अब आई हो। फिर जोर से बोले, सुन लिया सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नज़रों से देखा। तो बेल भी है यहाँ, मगर ये यहाँ कैसे आए? कैसे? बेलों को बाहर धूप में निकाल कर बांधा। भूप ने छोटे नाटे हष्ट पर पुष्ट बेल, उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बेल कैसे आए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए? आप ही बताओ जी, सुना बड़ा मेंढ रखते हैं। मेंढ मतलब माइंड रखते हैं आईएएस वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भगवा गया, एक तरीके से चौंक गया। अजी, कंधे पर ढोके ले आए इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। भूप कहता है, कंधे पर लेके आए भाई साहब। कंधे पर इन्हें? क्यों? मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, आप दोनों को ला सकता हूँ, इन्हें नहीं ला सकता क्या? अजी देखो, इतने बड़े बेल तो चढ़ नहीं सकते ना। सो नीचे एक छोटा बछड़ा ले आए, फिर दूसरा वे हयाई पलकर है जो बेल बने, यही पलकर है जो आगे
बड़े बन गए। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब न दिया। हंसुए ने से मकई की डंठलों को काटते हुए, ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है। मालूम है उनका ये छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। खोपड़ी में बात चलती रही कि यार ये कभी भी धस ढस सकता है। ये तो सरासर खुदकुशी होगी। तुम कहते हो खुदकुशी है तो मैं कहता बसने का मुकाम मैं कहता बसने का मुकाम। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि अब आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज़ भर्रा गई। मतलब आप इतनी ऊंचाई पर रहते हो और लोग नीचे रहते, तो आपने एक दूसरे को काट लिया, संपर्क नहीं रहता। मैंने ना, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, इसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था मगर आपने किसी से बात तो नहीं की न? नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं, जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में, कि मैंने, देवता जानते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। हाँ, जहाँ हूँ बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है, यहाँ से नीचे देखने पर। यहाँ से ऊपर से नीचे देखता हूँ, सबको दया आती है मुझे। तो कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, शेला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ है, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अकेला कहाँ हूँ? दादा, ये सब देखकर सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अभी से भी बची कुची जिंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है, चलो मेरे साथ। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई और वे अंदर तक जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब सब माफ करो भूला, माफ करो भाई, मेरी खुददारी को बख्श दो तुम। अब तो जिंदा रहने तक ही बल्द उतर सकती न हम, कि जिंदा रहने, जब जिंदा है तब तक यही है, और उसके बाद ये जो बल्द वगैरह नीचे है जो उतरेंगे। ये था साहब अपना अध्याय। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। खतों किताबें, पत्र व्यवहार मुकम्मल, स्थायी, खासम खास, अंतरंग, अति विशिष्ट, तौहीन, बेइज्जती, जर्द, पीला पड़ जाना, इंपॉर्टेंट यानी आयातित, दरियाफ्त यानी जानकारी, यानी यहाँ, घाट बाटी यानी पहाड़ के पार जाने का रास्ता, चंदो, चादर, सामियान, दरकना यानी फटना, पंगुरा यानी जुगाली करना, पेबंद यानी, पंगुरा का जरूर ध्यान में रखना, जुगाली करना, पेबंद यानी थेगली, सूपी यानी नदी का नाम है एक, जहाँ पर बीच में चलती थी। अस्पष्ट, कुहेड़ी, कुहेरा, घसेरी, घास वाली, डांडिया, पहाड़ियाँ, हिलांस यानी एक पक्षी का नाम जरूर ध्यान में रखना, हिलांस को। नाबास या न बसना, गफलत यानी गलतफहमी में, अनुतप्त यानी पछतावे से भरी, रोक पिटन यानी चट्टान में गड्ढा करना, ड्रिल यानी खोदना, लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन, संभ्रांत यानी कुलीन, खानदानी, मशगूल यानी व्यस्त, शिनाख्त यानी पहचान, शख्सियत यानी व्यक्तित्व, तिलिस्म यानी जादू, वजूद यानी अस्तित्व, हिलकोरे यानी स्वर लहरी। तो यह पाठ था। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसके पहले 2 पाठ नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।